अंग्रेज़ और इस्लामिक स्टेट्स, यूरोप, ब्रिटिश और हमारे देश की अपनी ही पहली राजनीतिक पार्टियां अपने ही देश का इतिहास बदलते रहे हैं। आज ये समय आ गया है कि आज हमारा इतिहास लगभग आधा रह चुका है। स्कूल की किताबों से लेकर कॉलेज तक में हर जगह मुग़ल, अंग्रेज़ या फिर पहली राजनीतिक सरकार के ही चर्चे पढ़ने को मिलते हैं। बस एक झूठा इतिहास, दैट्स इट। पर फिर भी बहुत ऐसे सबूत मिल ही जाते हैं जिससे सच्चाई छुपी नहीं रह सकी। सच छुपता भी नहीं दोस्तों, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। कभी मोहम्मद गौरी की मौत का सच छुपाने की कोशिश की जाती रही, तो कभी औरंगजेब की मौत का सच, तो कभी शेरशाह सूरी की मौत का सच। इसलिए इन लोगों ने अपने राज्य को ही पढ़ाना चाहा और परिणाम ये निकला कि उन्हें सिर्फ अपने राज्य का ज्ञान रह गया, वो भी बदले हुआ इतिहास। बाकी हिंदुस्तान के बारे में तो उन्हें दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं। मोहम्मद गौरी की मौत का सच सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी ने शब्द भेदी बाण से उसको नरक का रास्ता दिखाया था, पर किताबों में ये वाला वाक़या काट दिया गया। शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ाया जाता है कि उसकी मौत मुंह के आगे बंदूक फटने से हुई थी, पर सच तो ये है कि रानी दुर्गावती ने उसे कुत्ते की मौत मारा था कालिंजर युद्ध में। आज बात करेंगे औरंगजेब की मौत का सच। ये सच भी लोगों को पता चलना चाहिए। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्त, सारागढ़ी के युद्ध के बारे में आज सब लोग तो जानते ही हो। हम सभी हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि कैसे हमारे सिख जवानों ने एक बहादुरी की मिसाल पेश की थी। सारागढ़ी युद्ध 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश, भारतीय सेना और अफगान अराजकताओं के मध्य 13 अभियान से पहले लड़ा गया था। यह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत वर्तमान खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान में हुआ था। ब्रिटिश सैन्य दल में 36 सिख रेजिमेंट की 4th बटालियन के 21 जाट सिख थे, जिन पर 12,000 अफगानों ने हमला किया था। अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहे हवलदार ईश्वर सिंह ने मृत्यु पर्यंत युद्ध करने का निर्णय लिया था। इस सैन्य इतिहास में सबसे बड़े अंत वाले युद्धों में से एक माना जाता है। युद्ध के 2 दिन बाद अन्य ब्रिटिश सेना द्वारा उस स्थान पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया गया था। आज भी सीना चौड़ा हो जाता है इस लड़ाई के बारे में सुनकर, पर दोस्तों एक ऐसी लड़ाई और भी लड़ी गई थी जिसे छुपा दिया गया और इतिहास के पन्नों से उसे गायब करने की कोशिश की गई और आज भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। वो शायद इस लड़ाई से भी बहुत बड़ी लड़ाई थी, जिसमें एक तरफ 30 राजपूत वीर थे और दूसरी तरफ से 30 से 35 हज़ार मुगल थे। गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध के ये माहिर 30 राजपूत वीर जवान, जिन्होंने कई हज़ार मुगल सैनिकों को मार गिराया था, और कमान एक ऐसे नेतृत्व के हाथों में थी जिसका नाम सुनते ही मुगल भाग खड़े होते थे। उनका नाम है महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल 4 मई 1649 से 20 दिसंबर 1731 भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया और महाराजा की पदवी हासिल की। 30 सैनिक लेकर जो औरंगजेब से टकरा जाए वो महाराजा छत्रसाल। 52 युद्ध जीतने वाला राजा भारत की हिस्ट्री से गायब है। महाराजा छत्रसाल बुंदेला का जीवन मुगलों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए जूझते हुए निकला। महाराजा छत्रसाल बुंदेला अपने जीवन के अंतिम समय तक आक्रमणों से जूझते रहे। बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात महाराजा छत्रसाल बुंदेला के बारे में ये पंक्तियां बहुत प्रभावशाली हैं। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरण की रही न काहू हौस। औरंगजेब छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। उसने रणदूले के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की टुकड़ी मुगल सरदारों के छत्रसाल का पीछा करने के लिए भेजी थी। छत्रसाल महाराज अपने रण कौशल व छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगलों के छक्के छोड़ाते रहे। चंपत राय बुंदेला जब समर भूमि में जीवन मरण का संघर्ष झेल रहे थे, उन्हीं दिनों ज्येष्ठ शुक्ल 3 संवत 1707 सन 1641 को वर्तमान टीकमगढ़ जिले के लिधौरा विकास खंड के अंतर्गत कगर कचनाई ग्राम के पास स्थित विंध्य वनों की मोर पहाड़ियों में इतिहास पुरुष छत्रसाल बुंदेला का जन्म हुआ। छत्रसाल का जन्म बुंदेला क्षत्रिय राजपूत परिवार में हुआ था और वे ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। अपने पराक्रमी पिता चंपत राय बुंदेला की मृत्यु के समय वे मात्र 12 वर्ष के ही थे।
वन भूमि की गोद में जन्मे, वन देवी की छाया में पले, वनराज से इस वीर का उद्गम ही तोप, तलवार, रक्त प्रवाह के बीच में हुआ था। 5 वर्ष की आयु में ही इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा हेतु अपने मामा साहेब सिंह धनधेरे के पास देलवारा भेज दिया गया था। माता पिता के निधन के कुछ समय पश्चात ही वे बड़े भाई अंगद बुंदेला के साथ देवगढ़ चले गए थे। बाद में अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए छत्रसाल बुंदेला ने परमार वंश की कन्या देव कुंवारी से विवाह किया, जिसने आंख खोलते ही सत्ता संपन्न दुश्मनों के कारण अपनी पारंपरिक जागीर छीनी हुई पाई। निकटतम स्वजनों के विश्वासघात के कारण जिसके बहादुर माँ बाप ने आत्महत्या की हो, जिसके पास कोई सैन्य बल अथवा धन बल भी ना हो, ऐसे 12-13 वर्षीय बालक की मनोदशा की क्या आप कल्पना कर सकते हैं। परंतु उसके पास था राजपूत शौर्य, संस्कार, बहादुर माँ बाप का दम्य साहस और वीर भोग्या वसुंधरा का गहरा आत्मविश्वास। इसलिए वह टूटा नहीं, डूबा नहीं, आत्मघात नहीं किया, वरन एक रास्ता निकाला। उसने अपने भाई के साथ पिता के दोस्त राजा जय सिंह के पास पहुंचकर सेना में भर्ती होकर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लेना आरंभ कर दिया था। राजा जय सिंह तो दिल्ली की सल्तनत के लिए कार्य कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने जब उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंपा तो छत्रसाल बुंदेला को इसी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का पहला अवसर मिला। मधु 1665 में बीजापुर युद्ध में असाधारण वीरता छत्रसाल बुंदेला ने दिखाई और देवगढ़ छिंदवाड़ा के गोंडा राजा को पराजित करने में तो छत्रसाल बुंदेला जी ने जान लगा दी थी। इस सीमा तक कि यदि उनका घोड़ा, जिसे बाद में भले भाई के नाम से विभूषित किया गया, उसकी रक्षा ना करता तो छत्रसाल महाराज शायद जीवित ही ना बचते। इतने पर भी जब विजयश्री का सेहरा उनके सिर पर ना बांधा तो वो थे मुगल। भाई भतीजेवाद में बंट गया तो छत्रसाल बुंदेला का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने मुगलों की बदनीयती समझ दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी। इन दिनों राष्ट्रीयता के आकाश पर छत्रपति शिवाजी का सितारा चमचमा रहा था। छत्रसाल तो बहुत दुखी थे ही। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलना इन परिस्थितियों में उचित समझा और सन 1668 में दोनों राष्ट्रवीरों की जब भेंट हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल बुंदेला को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आभास कराते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना की मंत्रणा दी। करो देश के राज छतारे, हम तुम ते कबहू नहीं न्यारे, दौर देश मुगलन को मारो, तपटे दिल्ली के दल संघारो, तुम हो महावीर मर्दाने, करी हो भूमि भोग हम जाने, जो इत ही तुमको हम राखें, तो सब सुवेश हमारे भाषे। शिवाजी से स्वराज का मंत्र लेकर सन 1670 में छत्रसाल जी वापस अपनी मातृभूमि लौट आए, परंतु तत्कालीन बुंदेलखंड भूमि की स्थितियां बिल्कुल विभिन्न थी। अधिकांश रियासतदार मुगलों के मनसबदार थे। छत्रसाल बुंदेला के भाई बंधु भी दिल्ली से भिड़ने को तैयार नहीं थे। स्वयं उनके हाथ में धन संपत्ति कुछ नहीं था। दतिया नरेश शुभकर्ण ने छत्रसाल का सम्मान तो किया पर बादशाह से बैर न करने की सलाह दी। ओरछा नरेश सुजान सिंह बुंदेला ने अभिषेक तो किया पर संघर्ष से अलग रहे। छत्रसाल के बड़े भाई रतन शाह ने साथ देना स्वीकार नहीं किया। तब छत्रसाल बुंदेला ने राजाओं के बजाय जनोन्मुखी होकर अपना कार्य आरंभ किया। कहते हैं उनके बचपन के साथी महाबली ने उनकी धरोहर थोड़ी सी पैतृक संपत्ति के रूप में वापस की, जिसे छत्रसाल बुंदेला ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी सी सेना कर ज्येष्ठ सुदी पंचमी रविवार विक्रम संवत 1728 यानी सन 1671 के शुभ मुहूर्त में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बुझाते हुए स्वराज स्थापना का बीड़ा उठा लिया। औरंगजेब छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। उसने रणधूले के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की टुकड़ी मुगल सरदारों के साथ छत्रसाल का पीछा करने के लिए भेजी थी। छत्रसाल अपने रण कौशल व छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगलों के छक्के छुड़ाते रहे। छत्रसाल जी को मालूम था कि मुगल छलपूर्ण घेराबंदी में सिद्धस्त हैं। उनके पिता चंपत राय मुगलों से धोखा खा चुके थे। छत्रसाल ने मुगल सेना से इटावा, खिमलासा, गढ़ाकोटा, धामोनी, रामगढ़, कंजिया, मटियादो, रहली, मोहली, रानगिरी, शाहगढ़,
वांसा कला सहित अनेक स्थानों पर लड़ाई लड़ी। छत्रसाल की शक्ति बढ़ती ही चली गई। बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से छत्रसाल ने दंड वसूला और उन्हें मुक्त कर दिया। बुंदेलखंड से मुगलों का एक छत्र शासन छत्रसाल ने समाप्त कर दिया था। छत्रसाल बुंदेला के राष्ट्रीय प्रेम, वीरता और हिंदुत्व के कारण छत्रसाल बुंदेला को भारी जन समर्थन प्राप्त था। छत्रसाल बुंदेला ने एक विशाल सेना तैयार कर ली जिसमें 72 प्रमुख सरदार थे। वसिया के युद्ध के बाद मुगलों ने छत्रसाल बुंदेला को महाराजा की मान्यता प्रदान की थी। उसके बाद छत्रसाल बुंदेला ने कालिंजर का किला भी जीत लिया और मांधाता को किलेदार घोषित कर दिया। छत्रसाल ने 1678 में पन्ना में राजधानी स्थापित की। विक्रम संवत 1744 में योगी राज प्राणनाथ के निर्देशन में छत्रसाल का राज्याभिषेक किया गया था। छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम से आहत होकर मुगल सरदार तहवर खान, अनवर खान, सहरुद्दीन खान, हमीद बुंदेलखंड से दिल्ली का रुख कर चुके थे। बहलोद खान छत्रसाल के साथ लड़ाई में मारा गया था। मुराद खान, दलेह खान और सैयद अफगन जैसे सिपह सलार बुंदेला वीरों से पराजित होकर भाग गए थे। छत्रसाल जी के गुरु श्री प्राणनाथ आजीवन क्षत्रिय एकता का संदेश देते रहे। उनके द्वारा दिए गए उपदेश कुलचम स्वरूप में एकत्र किए गए हैं। पन्ना में प्राणनाथ का समाधि स्थल है जो अनुयायियों का तीर्थ स्थल है। प्राणनाथ इस अंचल को रत्नगर्भा होने का वरदान दिया था। किंवदंती है कि जहाँ तक छत्रसाल बुंदेला के घोड़ों के टापों के पदचाप बनी वह धरा धन धान्य रत्न संपन्न हो गई। छत्रसाल बुंदेला के विशाल राज्य के विस्तार के बारे में इसीलिए ये पंक्तियां गौरव के साथ दोहराई जाती हैं। इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की रही न काहू होंस। छत्रसाल बुंदेला अपने समय के महान शूरवीर, संगठक, कुशल और प्रतापी राजा थे। छत्रसाल बुंदेला को अपने जीवन की संध्या में भी आक्रमणों से जूझना पड़ा। 1729 में सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया। उसकी इच्छा एरच, कोंच, जालौन, सेवड़ा, सोपरी, जालौन पर अधिकार कर लेने की थी। छत्रसाल को मुगलों से लड़ने में दतिया, सेवड़ा के राजाओं ने सहयोग नहीं दिया था। तब छत्रसाल बुंदेला ने बाजीराव पेशवा को संदेश भेजा था, जो गति ग्राह गजेंद्र की सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। बाजीराव सेना सहित सहायता के लिए पहुंच गए और छत्रसाल और बाजीराव ने बंगस को 30 मार्च 1729 को पराजित कर दिया। बंगस हारकर वापस लौट गया। छत्रसाल की पुत्री मस्तानी बाजीराव प्रथम की द्वितीय पत्नी बनी। मस्तानी नामक अपने ग्रंथ में इतिहासकार डीजी गोडसे ने कहा है कि छत्रसाल और बाजीराव प्रथम के बीच संबंध पिता पुत्र जैसे थे। 20 दिसंबर 1731 को मृत्यु के पहले ही छत्रसाल ने महोबा और उसके आसपास का क्षेत्र बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। बहलोद खान छत्रसाल के साथ लड़ाई में मारा गया था। मुराद खान, दलेह खान, सैयद अफगन जैसे सिपह सलार बुंदेला वीरों से पराजित होकर भाग गए थे। छत्रसाल के गुरु प्राणनाथ आजीवन क्षत्रिय एकता का संदेश देते रहे। उनके द्वारा दिए गए उपदेश कुलजम स्वरूप में एकत्र कर लिए गए। एक लंबा शासन करने के बाद उनकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 1700 ईस्वी में हो गई। उनकी मौत वीर छत्रसाल ने अपने गुरु प्राणनाथ के दिए खंजर से औरंगजेब पर वार करके छोड़ दिया था। कहा जाता है कि गुरु प्राणनाथ ने उस खंजर पर कुछ ऐसी दवा लगा दी थी, उससे होने वाला घाव कभी सही हो ही नहीं सकता था। इसलिए घायल काफ़ी समय तक तड़पते हुए दर्दनाक मौत मरे। औरंगजेब की कट्टर नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए थे कि मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। तो ये था महाराज छत्रसाल का वर्णन। एक क्रूर और अयाश शासक औरंगजेब, जिसके खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी को भी झंडा उठाना पड़ा था, पर यह हाथ आया तो राजपूत शासक छत्रसाल महाराज के ही। दोस्तों, भरा पड़ा है राजपूतों का इतिहास। अगर हम हर शासक के बारे में बताना शुरू करें तो ये एक बार में संभव ही नहीं है, पर कुछ राजाओं के बारे में तो हम कोशिश कर ही सकते हैं, जैसे महाराज धीराज, श्रीमद आदिवरा, मिहिर भोज, प्रतिहार 9वीं सदी के राजपूत राजा थे। इनके समय अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, लेकिन सिंध से
833-842 के दौरान मिहिर भोज द्वारा अरबों को हराकर भगा दिया गया था। भोज ने पाला राज नारायण पाल और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराया। उसने धीरे धीरे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में विजय प्राप्त करके साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया। बुंदेलखंड के चंदेलों ने अपनी आत्महत्या स्वीकार की। अपनी ऊंचाई पर भोज का साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा नदी, उत्तर पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। इसने हिमालय की तलहटी से लेकर नर्मदा नदी तक एक बड़े क्षेत्र का विस्तार किया था और उत्तर प्रदेश के वर्तमान जिले को शामिल किया था। राणा कुंभा 15वीं शताब्दी के राजपूत पुनरुत्थान का मोहरा था। राणा कुंभा ने एक दिन में नागौर की सल्तनत को खत्म कर दिया था, क्योंकि उसने सुना था कि नागौर में गायों को मारा जा रहा था और नागौर की सल्तनत पृथ्वी से गायब कर दिया। उसने मालवा, गुजरात के सुल्तानों की कीमत पर अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कुंभलगढ़ किले की स्थापना की और कई किलों का निर्माण भी करवाया। राणा सांगा 16वीं शताब्दी के सिसोदिया राजा थे, जिन्होंने 18 प्रमुख युद्धों में दिल्ली, मालवा, गुजरात के सुल्तानों को हराया था और इस प्रकार राजस्थान, मालवा, गुजरात पर मेवाड़ का वर्चस्व स्थापित किया था। 3 बार गुजरात सल्तनत को हराया और एक मजबूत राजपूत साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने राजपूतों को मुगल आक्रांता बाबर के खिलाफ एकजुट किया। मालदेव राठौर मारवाड़ के एक राठौर राजा थे। राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध में युवा राजकुमार के रूप में लड़ाई लड़ी। उन्हें भारत का सबसे काबिल फरिश्ता राजा कहा जाता है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 16वीं शताब्दी के राजपूत शासक ने मुगलों का दृढ़ता से विरोध किया था। महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के राजा वह महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अपने पिता के संघर्ष को जारी रखा था। चंद्रसेन राठौर मारवाड़ के राजा थे, जिन्होंने मुगलों से अथक हमलों के खिलाफ लगभग 20 साल तक अपने राज्य जीतने का प्रयास किया। छत्रपति शिवाजी भोंसले पूरे जीवन में शिवाजी ने मुगल और डेक्कन सुल्तानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। महाराणा छत्रसाल बुंदेला ने 22 साल की उम्र में बुंदेलखंड में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब के खिलाफ 28 साल तक संघर्ष किया और मारवाड़ में अजीत सिंह राठौर को सिंहासन में बैठाया। महाराणा भक्त सिंह जी महाराणा अजीत सिंह जी के पुत्र थे। मारवाड़ के राठौर शासक थे। गंगवाना का युद्ध में भक्त सिंह और उनके 1000 राठौरों की घुड़सेना ने 10,000 मुगल सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मुगल सेना पर भारी हताहत करने में सफल रहे। 2000 से अधिक मुगलों और राजपूतों को मार दिया गया। जय सिंह ने अभियान को समाप्त कर दिया और अभय सिंह के साथ एक मध्यस्थ शांति स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए। लड़ाई के दौरान गोली और तीर दोनों से घायल भक्त सिंह जी को एक बार फिर उनकी वीरता की प्रशंसा मिली। जोरावर सिंह कलहरिया राजपूत, जिन्होंने विजय प्राप्त की लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलगित और पश्चिम तिब्बत पर। बंदा सिंह बहादुर एक डोगरा राजपूत सिख खालसा के सेनापति थे, जिन्होंने एक युद्धक सेना को इकट्ठा किया और पंजाब में खालसा शासन की स्थापना करने के लिए मुगलों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। पृथ्वीराज चौहान 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है चूक्यो मत चौहान। अजमेर और दिल्ली के एक 12वीं सदी के राजा थे। उन्होंने राजपूतों की घोरित आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट किया। मोहम्मद गौरी के खिलाफ 150 राजपूत शासकों के महागठबंधन का नेतृत्व भी किया। थोड़ा जिक्र उनका भी करते हैं, उन राजपूत साम्राज्य का जो मुस्लिम राज्यों से लड़े। वे राजपूत कई शताब्दियों तक खलीफा, अरब, तुर्क, पश्तूनिया, मुगल और मध्य एशियाई साम्राज्यों के खिलाफ रहे। 8वीं शताब्दी में अरब उमैयद खलीफा के तहत अरबों ने भारत के सीमावर्ती राज्यों को जीतने का प्रयास तो बहुत किया। काबुल, जाबुल और सिंध लेकिन निरस्त कर दिए गए थे। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्राह्मण राजा दाहिर के अधीन राजवंश के राय वंश को आंतरिक कलह के कारण दोषी ठहराया गया था। शर्तों का लाभ उठाते हुए अरबों ने अपने हमले किए और अंत में इसे अपने कब्जे में ले लिया। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज इराक और खुरसान के गवर्नर के भतीजे कासिम और उसके उत्तराधिकारियों ने सिंध से पंजाब और अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन कन्नौज के कश्मीर और यशोवर्मन ललितादित्य से बुरी तरह से हार गए। यहाँ तक कि सिंध में उनकी स्थिति इस समय अस्थिर थी। मोहम्मद बिन कासिम के उत्तराधिकारी जुनैद इब्न
अब्दुर्रहमान अल मरियम ने आखिरकार सिंध के भीतर हिंदू प्रतिरोध को तोड़ दिया। पश्चिम भारत की स्थितियों का लाभ उठाते हुए, जो उस समय कई छोटे राज्यों से आच्छादित था, जुनैद ने 730 ईस्वी सन की शुरुआत में इस क्षेत्र में एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया। इस बल को दो में विभाजित किया। उसने दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मालवा और गुजरात में कई शहरों को लूटा। भारतीय शिलालेख इस आक्रमण की पुष्टि करते हैं, लेकिन केवल गुजरात के छोटे से राज्यों के खिलाफ अरब सफलता दर्ज करते हैं। वे 2 स्थानों पर अरबों की हार भी दर्ज करते हैं। गुजरात में दक्षिण की ओर बढ़ने वाली दक्षिणी सेना नवसारी में दक्षिण भारतीय सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य वंश से पराजित हुई, जिसने अरबों को हराने के लिए अपने सामान्य पुलकेशी को भेजा। पूर्व की ओर जाने वाली सेना अवंती, जिसका शासक प्रतिहार राजपूत नागभट्ट प्रथम ने उन आक्रमणकारियों को बुरी तरह से हरा दिया जो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। अरब सेना भारत में खलीफा अभियान 730 में कोई भी पर्याप्त लाभ अर्जित करने में विफल रही। अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन सिंध से 833-842 के दौरान मिहिर भोज द्वारा हराकर भगा दिए गए थे। उनकी सेना को भारतीय राजाओं ने बुरी तरह से हराया था। बप्पा रावल मेवाड़ ने भेल जनजाति के साथ गठबंधन कर अरबों को हराया था। परिणाम स्वरूप अरब का क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान में सिंध तक सीमित हो गया। बप्पा रावल के तहत राजपूत के एक महागठबंधन ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरबों को हराया और उन्हें सिंध को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यह पहली बार था जब अरबों को विजय और विस्तार की अपनी यात्रा में इस तरह की अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय राजाओं के बीच एक राष्ट्रव्यापी गठबंधन हो गया था। उस स्थिति बहुत ही दुर्लभ थी। विभिन्न शक्तियों के बीच संघर्षों का कोई तोड़ नहीं था। कन्नौज की बढ़ती ताकत पहले से ही उत्तर में कश्मीर राज्य की एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बन गई थी। पौराणिक राजपूतों को तब एकजुट होना था। दक्षिण के चालुक्य छोटे राज्यों से हाथ मिलाने के माध्यम से अपने प्रभाव को बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे। चालुक्यों की यह नीति मध्य भारत के अन्य बिजली घरों के लिए खतरा बन रही थी। प्रतिहार साम्राज्य इस तरह की तमाम अराजकता के बीच यह खबर एक तूफान की तरह आई कि सिंध की रक्षा अरबी आक्रमण के खिलाफ हो गई है। जादुई रूप से उत्तर और पश्चिमी भारत की सभी सैनिक शक्तियों के बीच सभी लड़ाइयाँ और संघर्ष बंद हो गए। एक बार शपथ ग्रहण करने वाले सभी दुश्मनों ने रात भर एक दूसरे से हाथ मिलाया। कश्मीर का ललितादित्य कन्नौज के यशोवर्मन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। विक्रमादित्य द्वितीय अपने सभी सहयोगियों के साथ तुरंत प्रतिहार साम्राज्य के नागभट्ट प्रथम के साथ समाप्त हो गया। बप्पा रावल के अधीन राजपूतों के युद्धरत कबीले एकजुट होने लगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सभी राज्यों ने एक साथ सभी मोर्चों पर अपनी आक्रामक शक्ति को हासिल करने का फैसला किया। यह ज़िद्दी प्रतिरोध भी अरबों के लिए बहुत घातक साबित हुआ। इस युद्ध के बाद अरब खलीफा कभी भी उभर नहीं पाया। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में महमूद गजनी ने राजपूत हिंदू शाही पर विजय प्राप्त की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम सीमांत और उत्तरी भारत में उनके छापे कमज़ोर पड़ गए। प्रतिहार राजपूत, जो आकार में काफ़ी कम हो गया था और चंदेला के नियंत्रण में आ गया था, महमूद ने मूर्ति पूजा को रोकने के लिए पूरे उत्तर भारत में कुछ मंदिरों को बर्खास्त कर दिया, जिसमें गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। लेकिन उनकी स्थायी विजय पंजाब तक ही सीमित थी। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में पॉलीमैथ राजा भोज मालवा के परमार राजपूत शासक का शासन देखा गया। फिर बात आती है गढ़वाल, चंदेल, तोमर और चौहानों का फैलाव। मेहरानगढ़ किला, राठौर और राजपूत शासकों के प्राचीन घर मारवाड़। राजपूत अक्सर विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट हो जाते थे। एक बार बप्पा रावल के तहत, फिर मेवाड़ के शक्ति कुमार और जयपाल तोमर के अधीन। एक बार विदेशी आक्रमण रुकने के बाद राजपूतों ने 11वीं और 12वीं शताब्दी में एक दूसरे से लड़ाई की। दिल्ली और गढ़वाल कन्नौज के बीच तोमर के बीच बड़े युद्ध हुए। राठौर ने गढ़वाल वंश के रूप में कन्नौज के राज्य की स्थापना की। 11वीं शताब्दी में तोमर शासकों से इसे हासिल करना मकसद था। रेवर राजवंश ने 12वीं शताब्दी के
मध्य से 11वीं में तारागढ़ राज्य की स्थापना की और 13वीं शताब्दी में मारवाड़ विजय प्राप्त की। चंदेलों ने जेजा भुक्ति की स्थापना की और महोबा से शासन किया। चौहान दिल्ली और अजमेर पर 12वीं शताब्दी के मध्य में विग्रह राज चतुर्थ ने तोमर को दिल्ली क्षेत्र में जागीरदार बनाकर शासन स्थापित किया। चौहान वंश का सबसे लोकप्रिय शासक पृथ्वीराज चौहान था। विग्रह राज के पिता राजा अर्नोरजासी 1135-1140 में आक्रमण किया। हरितानका देश हरितानका की पहचान तोमर क्षेत्र से की जाती है। शिलालेख के अनुसार अरनौरजा की सेना ने कालिंदी नदी यमुना के पानी को गंदा, लेकिन तोमर पर अरनौजा की जीत निर्णायक नहीं थी और चूंकि उनके बेटे विग्रह राज चतुर्थ को तोमरस से लड़ना था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि किला राय पिथौरा लालकोट के किले को कम करने में अनुराजा असफल रही थी, जिसका निर्माण तोमर शासकों द्वारा किया गया था। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से एक मुस्लिम राजा जो चौहानों की शक्ति से अवगत नहीं था। तराइन का पहला युद्ध में घोरी को भारी नुकसान के साथ हार मिली। हालांकि तराइन का दूसरा युद्ध राजा पृथ्वीराज के नेतृत्व में विभाजित राजपूत सेना के खिलाफ घोड़ों के लिए एक निर्णायक जीत थी। घोरी राजपूत फ्लैंक्स को परेशान करने और एक ही युद्ध के मैदान में एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए घुड़सवार धनुर्धारियों की एक बड़ी सेना के साथ लौटा था। युद्ध के बाद पृथ्वीराज को घुरिंडों ने मार डाला। ये लड़ाई मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में एक वाटरशेड के क्षण को चिन्हित करती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी के पहले दशक में घोर के उत्तराधिकारी मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। चौहान ने स्वयं रणथंभौर में स्थापित किया, जिसका नेतृत्व पृथ्वीराज तृतीय के पोते गोविंदा चौहान ने किया। जालौर चौहानों की एक अन्य शाखा सोंगारा द्वारा शासित थी। चौहानों की एक अन्य शाखा हडास ने 13वीं शताब्दी के मध्य में हडोटी में एक राज्य की स्थापना की। फिर आता है मामूलक वंश। इल्तुतमिश के दौरान कालिंजर, बयाना, ग्वालियर, रणथंभौर और झालोर के राजपूत राज्यों ने तुर्क शासकों के खिलाफ विद्रोह किया और स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। 1226 में इल्तुतमिश ने खोए हुए प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया। वह रणथंभौर, जालौर, बयाना और ग्वालियर पर कब्जा करने में सफल रहा। हालांकि वह गुजरात, मालवा और बघेलखंड को जीतने में असमर्थ था। नागदा, तब मेवाड़ की राजधानी थी, उस पर एक हमला भी इल्तुतमिश द्वारा किया गया था और मेवाड़ और गुजरात चालुक्य के तहत की संयुक्त सेना द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राजपूत राज्यों ने एक बार फिर से विद्रोह कर दिया और मेवाड़ में फंसे भाटी राजपूतों ने बाहर निकलकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त कर मांडू के किले पर कब्जा कर लिया और उसे सोंगार चौहानों को सौंप दिया। उन्होंने अपने राजपूत रक्षकों से भयंकर प्रतिरोध के साथ लंबी घेराबंदी के बाद चित्तौड़गढ़ 1303 और जालौर 1311, मेवाड़ की राजधानी रणथंभौर 1301 के किले पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने भट्टी से भी युद्ध किया और जैसलमेर के राजपूतों ने स्वर्ण किले पर कब्जा कर लिया। वह चित्तौड़, रणथंभौर और जैसलमेर के 3 राजपूत किलों पर कब्जा करने में कामयाब रहे, लेकिन लंबे समय तक उन्हें पकड़ नहीं पाई। अब बात आती है तुगलक वंश की। मेवाड़ ने राणा हमीर के तहत चित्तौड़गढ़ की बोरी के 50 वर्षों के भीतर अपने वर्चस्व को फिर से स्थापित कर लिया। 1336 में हमीर ने सिंगौली की लड़ाई में मोहम्मद तुगलक को हराया। हिंदू के साथ चरण उनके मुख्य सहयोगी के रूप में और उस पर कब्जा कर लिया। तुगलक को एक बड़ी फिरौती देनी पड़ी और मेवाड़ की सभी भूमि को त्यागना पड़ा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत ने कुछ समय के लिए चित्तौड़गढ़ पर हमला नहीं किया और 100 साल राजपूतों ने अपनी स्वतंत्रता को फिर से स्थापित किया और राजपूत राज्यों को बंगाल और उत्तर में पंजाब के रूप में स्थापित किया गया था। तोमरस ने खुद को ग्वालियर में स्थापित किया और शासक मान सिंह तोमर ने किले का निर्माण करवाया, जो आज भी कायम है। मेवाड़ अग्रणी राजपूत राज्य के रूप में उभरा और राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के सल्तनतों की कीमत पर अपने राज्य का विस्तार किया।
अब आता है सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत ने राव जोधा राणा कुंभा के साथ युद्ध का लाभ उठाया और नागौर, जालौर और सिवाना सहित कई राठौर गढ़ों पर कब्जा कर लिया। कुछ वर्षों बाद जोधा ने देवड़ा की और भाटी की सेना के सहित कई राजपूत वंशों के साथ एक साथ गठबंधन बनाया और दिल्ली सेना पर हमला कर दिया। वह मुंडा फलौदी को पकड़ने में सफल रहे। इस क्षेत्रों को दिल्ली से स्थायी रूप से कब्जा कर लिया गया और मारवाड़ का हिस्सा बन गया। उसके बाद शुरू होता है लोधी वंश। राणा सांगा के तहत राजपूत मालवा, गुजरात के सल्तनतों और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ अपने संघ का बचाव करने और विस्तार करने में कामयाब रहे। खतौली और धौलपुर में 2 बड़े युद्धों में संघ ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। राणा ने बाहरी इलाके आगरा पर एक नदी पिपलिया खार तक दिल्ली क्षेत्र का विस्तार किया। गुजरात सल्तनत। कुंभलगढ़ शिलालेख कहता है कि राणा छत्र सिंह ने एक युद्ध में पाटन के सुल्तान, गुजरात का पहला स्वतंत्र सुल्तान जफर खान को पकड़ लिया। अहमद शाह द्वितीय गुजरात के सुल्तान ने सिरोही पर कब्जा कर लिया और नागौर सल्तनत के मामलों में राणा कुंभा की मध्यस्थता के जवाब में कुंभल मेर पर हमला कर दिया। महमूद खलजी, मालवा के सुल्तान और अहमद शाह द्वितीय ने मेवाड़ पर हमला करने और लूट का माल बांटने के लिए एक समझौता चंपानेर की संधि से किया। अहमद शाह द्वितीय ने अबू पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुंभल मेर पर कब्जा करने में असमर्थ रहा और चित्तौड़ के लिए उसकी अग्रिम भी अवरुद्ध थे। राणा कुंभा ने सेना को नागौर से संपर्क करने की अनुमति दी। जब वह बाहर आया और एक गंभीर व्यस्तता के बाद गुजरात की सेना पर एक करारी हार का आरोप लगाते हुए उसे समाप्त कर दिया। इसके अवशेष केवल अहमदाबाद तक ही पहुंचे थे ताकि आपदा की खबर सुल्तान तक पहुंचाई जा सके। 1514 से 1517 तक ईडर की लड़ाई में मेवाड़ के राणा सांगा की सेनाओं ने गुजरात के सुल्तान की सेनाओं को हराया। 1520 में राणा सांगा ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए राजपूत सेनाओं का गठबंधन किया। उसने निज़ाम खान की कमान में सुल्तान की सेना को हराया और गुजरात सल्तनत की संपत्ति को लूटा। मंदसौर की घेराबंदी और गागरौन के युद्ध में राणा ने गुजरात और मालवा सल्तनतों की सेना की संयुक्त सेना को भी हरा दिया। 1526 में राणा ने गुजरात के राजकुमारों को संरक्षण दिया। गुजरात के सुल्तान ने उनकी वापसी की मांग की और राणा के इनकार के बाद राणा को शर्तों पर लाने के लिए अपने जनरल शारजाह खान मलिक लतीफ़ को भेजा। लतीफ़ के बाद हुई लड़ाई और सुल्तान के 1700 सैनिक मारे गए। बाकी लोग गुजरात में पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। अब बात आती है मालवा सल्तनत की। राणा छत्र सिंह ने मालवा के सुल्तान को हराकर और अपने सामान्य अमीर शाह को मारकर अपनी प्रसिद्धि बढ़ाई। सुल्तान महमूद खिलजी ने गुजरात के सुल्तान महाराणा कुंभा के साथ अपनी सेना भेजी, जिसे 1455 में कुंभ नागौर के युद्ध में पराजित किया गया था। मंदसौर की घेराबंदी और गागरौन की लड़ाई में संग्राम सिंह ने गुजरात और मालवा सल्तनतों की संयुक्त सेना को हराया। मालवा के सुल्तान को पकड़ लिया गया और 6 महीने तक चित्तौड़गढ़ में कैदी के रूप में रखा गया। भविष्य के अच्छे व्यवहार के उनके आश्वासन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। राणा ने जमानत के तौर पर अपने बेटे को बंधक बनाकर रखा। अब बात करते हैं नागौर की सल्तनत की। नागौर के शासक फिरोज़ खान की 1453 से 1454 के आसपास मृत्यु हो गई थी। शम्स खान, जो फिरोज़ खान के बेटे थे, उसने शुरू में अपने चाचा मुजाहिद खान के खिलाफ राणा कुंभा की मदद मांगी, जिसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। शम्स खान राणा कुंभा की मदद से नागौर के सुल्तान बन गए। उसने राणा को दिए वादे के अनुसार अपने बचाव को कमज़ोर करने से इनकार कर दिया और अहमद शाह द्वितीय की मदद मांगी। गुजरात के सुल्तान अहमद शाह की मृत्यु 1442 में हुई। इससे क्रोधित होकर कुंभा ने 1456 में नागौर पर कब्जा कर लिया और कासली, खंडेला और शाकंभरी भी। इसकी प्रतिक्रिया में अहमद शाह द्वितीय ने सिरोही पर कब्जा कर लिया और कुंभल मेर पर हमला कर दिया। महमूद खिलजी मालवा अहमद शाह द्वितीय ने मेवाड़ पर हमला करने और लूट को विभाजित करने के लिए चंपानेर की संधि समझौता किया। अहमद शाह द्वितीय ने अबू पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुंभल मेर पर कब्जा करने में असमर्थ रहा और चित्तौड़गढ़ के लिए उसकी अग्रिम भी अवरुद्ध थी। राणा कुंभा ने सेना को नागौर से संपर्क करने की अनुमति दी।
जब वह बाहर आया और एक गंभीर लड़ाई के बाद गुजरात सेना पर एक कुचल हार का सामना करना पड़ा। नागौर की लड़ाई में इसे ख़त्म करना। इसके अवशेष केवल सुल्तान को आपदा की खबर ले जाने के लिए अहमदाबाद तक पहुंचे। राणा कुंभा ने शम्स खान के खजाने से कीमती पत्थरों का एक बड़ा भंडार छीन लिया, गहने और अन्य मूल्यवान चीज़ें। उन्होंने किले के द्वार और नागौर से हनुमान जी की एक तस्वीर भी निकाली, जिसे उन्होंने कुंभलगढ़ किले के मुख्य द्वार पर रखा। इसे हनुमान पोल कहते हैं। इस आपदा के बाद नागौर सल्तनत का अस्तित्व समाप्त हो गया। जौनपुर सल्तनत उपमहाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों में उज्जैनिया भोजपुर के राजपूत जौनपुर सल्तनत के साथ आ गए थे। एक लंबे संघर्ष के बाद उज्जैनिया जंगल में चला गया, जहां वे एक गोरिल्ला प्रतिरोध करते रहे। मुगल साम्राज्य पंजाब में स्थिरता का लाभ उठाते हुए महत्वाकांक्षी तैमूरिद राजकुमार बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। राणा सांगा ने बाबर को चुनौती देने के लिए एक राजपूत सेना को ललकारा। बाबर ने अपनी बेहतर तोपों और तकनीकों और सैन्य क्षमताओं के साथ 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध में राजपूतों को हरा दिया। यहीं से शुरू होता था मुगलों का उदय। जयपुर मुगल काल के दौरान राजपूत शासकों द्वारा स्थापित कई प्रमुख शहरों में से एक है। 1527 में खानवा के युद्ध में अपनी हार के तुरंत बाद राणा सांगा की 1528 में मृत्यु हो गई। गुजरात के बहादुर शाह एक शक्तिशाली सुल्तान बने। उसने 1532 में राजस्थान पर कब्जा कर लिया और 1533 में मेवाड़ को हरा दिया। उसने तातार खान को बयाना पर कब्जा करने में मदद की, जो मुगल कब्जे में था। हुमायूं ने हिंद और अस्करी को सेंट घेट तातार खान के पास भेजा। 1534 में मंदारिल की लड़ाई में तातार खान हार गया और मारा गया। पुंदरमल अंबर के राजा ने इस युद्ध में मुगलों की मदद की। वह इस लड़ाई में मारा गया। इस बीच बहादुर शाह ने मेवाड़ के खिलाफ अभियान शुरू किया और चित्तौड़गढ़ के किले के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। किले की रक्षा राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने की थी। उसने घेराबंदी की तैयारी शुरू की और अपने छोटे बच्चों की बूंदी की सुरक्षा के लिए ले गई। लगातार संघर्षों के कारण मेवाड़ कमज़ोर हो चुका था। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी 1535 के बाद रानी कर्णावती अन्य महिलाओं के साथ प्रतिबद्ध जौहर के लिए निकल पड़ी। किले को जल्द ही सिसोदिया द्वारा फिर से कब्जा कर लिया गया था। मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ को मुगल संप्रभुता स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की, अन्य राजपूतों की तरह, लेकिन राणा उदय सिंह ने इनकार कर दिया। अंततः अकबर ने चित्तौड़ के किले को घेर लिया, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी 156-146 हो गया। इस बाद राणा उदय सिंह को उनके रईसों ने अपने परिवार के साथ किले छोड़ने के लिए मना लिया। मेड़ता के जयमल राठौर और केलवा के फतेह सिंह को किले की देखभाल के लिए छोड़ दिया गया था। 23 फरवरी 1568 को अकबर ने जयमल राठौर को अपने मास्केट के साथ गोली मार दी जब वह मरम्मत का काम देख रहा था। उसी रात राजपूत महिलाओं ने जौहर अनुष्ठान यानी कि आत्महत्या कर ली और राजपूत पुरुषों घायल जयमल और फतेह सिंह के नेतृत्व में अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। अकबर ने किले में प्रवेश किया और कम से कम 30,000 नागरिक मार डाले। बाद में अकबर ने आगरा के किले के द्वारों पर इन दोनों राजपूत योद्धाओं की मूर्तियां लगवा दी। महाराणा प्रताप को खंडा तलवार लहराने के लिए जाना जाता था। अकबर ने चित्तौड़गढ़ का किला जीता, लेकिन राणा उदय सिंह अन्य स्थानों से मेवाड़ पर शासन कर रहे थे। 3 मार्च 1574 को उदय सिंह की मृत्यु हो गई और उनके बेटे महाराणा प्रताप गोगुंदा के सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने कसम खाई कि वह मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराएंगे। तब तक वह ना तो बिस्तर पर सोएंगे, ना महल में रहेंगे और ना ही एक ही थाली में भोजन करेंगे। अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ संधि करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंत में उसने 1576 में राजा मान सिंह के तहत एक सेना भेजी। महाराणा प्रताप को जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हालांकि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और मुगलों के साथ गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। वर्षों के संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप देवर की लड़ाई में मुगलों को हराने में कामयाब रहे। देवर की लड़ाई से भ्रमित नहीं होने के लिए, जहां उनके बेटे राणा अमर सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, बरगुजर देवल राजपूतों ने मेवाड़ के राणाओं के मुख्य सहयोगी थे।
19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी और राणा अमर सिंह ने उनकी कमान संभाली थी। अक्टूबर 1603 में अकबर ने सलीम को मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन वह फतेहपुर सीकरी में ही रुक गया और सम्राट से इलाहाबाद जाने की अनुमति मांगी और वहां चला गया। 1605 में सलीम गद्दी पर बैठा और जहांगीर का नाम लिया। चंद्रसेन राठौर ने मुगल साम्राज्य के अथक हमलों के खिलाफ लगभग 2 दशकों तक अपने राज्यों का बचाव किया। चंद्रसेन के जीवित रहने तक मुगल मारवाड़ में अपना प्रत्यक्ष शासन कभी भी स्थापित नहीं कर पाए। 1606 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज के अधीन एक सेना भेजी, जो देवर की लड़ाई में पराजित हुआ। मुगल सम्राट ने महाबत खान को 1608 में भेजा। उसे 1609 में वापस बुलवा लिया गया था और अब्दुल्ला खान को भेजा गया था। फिर राजा बसु को भेजा गया था और मिर्जा अजीज कोका को भेजा गया। कोई निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया। राजवाड़ा के विभिन्न कुलों के बीच असमानता ने मेवाड़ को पूरी तरह से मुक्त नहीं होने दिया था। अंततः जहांगीर 1613 में खुद अजमेर पहुंच गया और मेवाड़ के खिलाफ शहजादा खुर्रम को नियुक्त कर दिया। खुर्रम ने मेवाड़ के क्षेत्रों को तबाह कर दिया और राणा को आपूर्ति में कटौती कर दी। अपने रईसों और मुकुट राजकुमारों की सलाह से कर्ण राणा ने जहांगीर के बेटे राजकुमार खुर्रम को एक शांत प्रतिनिधिमंडल भेजा। खुर्रम ने अजमेर में अपने पिता से संधि की मंजूरी मांगी। जहांगीर ने एक आदेश जारी कर खुर्रम को संधि के लिए सहमत होने के लिए अधिकृत किया। 1615 में राणा अमर सिंह और राजकुमार खुर्रम के बीच संधि सहमति बनी कि मेवाड़ के राणा ने मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया है। मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ का किला राणा को लौटा दिया गया। चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत करवाने की अनुमति राणा को नहीं दी गई। मेवाड़ के राणा मुगल दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। मेवाड़ का राजकुमार दरबार में उपस्थित होगा और मुगलों को अपनी सेना देगा। मुगलों के साथ मेवाड़ का कोई वैवाहिक गठबंधन नहीं होगा। इस संधि को मेवाड़ के लिए सम्मानजनक माना जाता है। मेवाड़ और मुगलों के बीच 88 साल की दुश्मनी को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट औरंगजेब 1641 से 10 तक, जो अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में हिंदू धर्म के प्रति कम सहिष्णु था, मारवाड़ के सिंहासन पर एक मुसलमान को रखा गया जब निसंतान महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। इसने राठौर और अजीत सिंह को नाराज कर दिया। जसवंत सिंह के पुत्र उनकी मृत्यु के बाद पैदा हुए मारवाड़ के रईसों ने औरंगजेब को अजीत को सिंहासन पर बिठाने के लिए कहा। औरंगजेब ने मना कर दिया और अजीत की हत्या करने की कोशिश भी की। दुर्गादास राठौर और अजीत गुराथा, सैनिक क्षत्रिय गहलोत, राजेंद्र और अन्य लोगों ने दिल्ली से बाहर जयपुर तक की यात्रा की। इस तरह औरंगजेब के खिलाफ 30 साल के राजपूत विद्रोह की शुरुआत हुई। इस विद्रोह ने राजपूत वंशों को एकजुट किया और मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर राज्यों द्वारा एक त्रिक्षत्रिय गठबंधन का गठन किया गया था। इस महागठबंधन की शर्तों में से एक यह था कि जोधपुर और जयपुर के शासकों को सत्तारूढ़ सिसोदिया मेवाड़ के राजवंश के साथ विवाह का विशेष अधिकार हासिल करना चाहिए। इस समझ पर कि सिसोदिया की संतानें किसी अन्य संतान के सिंहासन पर सफल हों, छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और एक सफल विद्रोह का नेतृत्व करने के बाद अपना राज्य स्थापित किया, जो बुंदेलखंड के अधिकांश हिस्सों में विस्तारित हो गया। जेम्स टॉड एक ब्रिटिश औपनिवेशिक, जो राजपूतों के सैन्य गुणों और आक्रमणकारियों के खिलाफ उनके सदियों पुराने संघर्ष से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान जेम्स टॉड लिखते हैं, व्हाट नेशन ऑन अर्थ कुड हैव मेंटेन्ड द some balance of civilization, the spirit of the customs of their forefathers during so many centuries of overwhelming depression, but one of such singular character as the Rajput. Rajasthan exhibits the sole example in the history of mankind of people withstanding every outrage barbarity could inflict or human nature sustain from a foe whose religion commands annihilation and bent to the earth, yet rising buoyant from the pressure and making calamity add a wellstone to courage. Not an iota of their religion or customs have they lost. मतलब
पृथ्वी पर कौन सा राष्ट्र सभ्यता की समानता अपने पूर्वजों की भावना या रीति रिवाजों को इतनी सदियों की भारी निराशा के दौरान बनाए रख सकता था? लेकिन राजपूत जैसा विलक्षण चित्र उनमें से एक है। राजस्थान मानव जाति के इतिहास में एकमात्र उदाहरण प्रदर्शित करता है, एक ऐसे दुश्मन से जिसका धर्म विनाश का आदेश देता है, हर अपमान को बर्दाश्त कर सकता है या मानव प्रकृति का कायम रह सकती है, और जमीन पर झुक गए फिर भी दबाव से उत्साहित होकर और आपदाओं के साहस के लिए एक पत्थर बन गए। उनके धर्म या रीति रिवाजों का एक भी हिस्सा नहीं खोया गया। तो ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकलता है इस बात का कि कौन कैसे आज़ाद हुआ? सारा इतिहास अगर स्टेट्स अपना छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान का पढ़ ले तो ये कहना सबसे पहले बंद कर देंगे कि हमारे यहाँ से ज़्यादा बलिदान हुए हैं, हमारे राज्य से ज़्यादा हुए हैं, ये हुआ ठिमकाना। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे हिंदुस्तान में ही बहुत लोगों ने अपना अपना बलिदान दिया है। इसे राजनीतिक ना बनाए। किसी ने किसी की रक्षा नहीं की, हिंदुओं ने अपनी रक्षा खुद की है। और जो गुरु हिंदू बने थे वो उन्होंने ही हिंदुओं में से ही नया धर्म निकाला और हिंदुओं ने ही बलिदान दिए हैं। बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल को हमने अपने इतिहास से मानो हटा ही दिया है। किताबों में हमें कभी भी बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल के बारे में जानने को नहीं मिलता। महाराज छत्रसाल का जीवन 82 वर्ष का रहा, जिसमें से 44 वर्ष का राज्यकाल रहा, और इतने समय में महाराजा ने 52 युद्ध लड़े। महाराजा अपनी वीरता के लिए जीतने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उतने ही प्रसिद्ध महाराजा अपनी लेखनी के लिए भी थे। बुंदेली परंपरा के संस्थापक महाराज छत्रसाल ही थे। विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों से घिरे हुए बुंदेलखंड की भूमि प्राकृतिक सुषमा और शौर्य पराक्रम की धरा है। बुंदेलखंड में चंपत राय ने जिस बुंदेला राज्य की आधारशिला रखी थी, महाराज छत्रसाल ने उसका विस्तार किया, उसे समृद्धि प्रदान की। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेलखंड को आज़ाद करने के लिए चंपत राय ने अकेले घुड़सवार सवारी के रूप में स्वतंत्रता का आलख जगाया था। उसे छत्रसाल ने समग्रता प्रदान की थी। तब राजपूतों में परंपरा थी कि पुत्र के हाथ में तलवार सौंपकर एक घोड़ा देकर अपना पराक्रम आज मानने के लिए छोड़ दिया जाता था। चंपत राय की बहादुरी ने उन्हें मुगल सल्तनत मेमन सफदार बनाकर कौच के जागीरदार के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की। बाद में जब औरंगजेब ने अपने पिता के खिलाफ झंडा बुलंद किया तो चंपत राय के शौर्य से आकृष्ट होकर उसने चंपत राय को अपनी ओर मिला लिया। औरंगजेब ने दिल्ली का सल्तनत हासिल कर ली। औरंगजेब चंपत राय की वीरता से प्रभावित हुआ, उसने उनका ओहदा बढ़ा दिया। लेकिन चंपत राय के विद्रोही मानस ने औरंगजेब की नीतियों के प्रखर विरोध कर उनके खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। चंपत राय ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। चंपत राय जब मुगलों से घिर गए तो उन्होंने अपनी पत्नी रानी लाल कुमारी के साथ अपनी ही कटार से प्राण त्याग दिए, लेकिन मुगलों के हाथ का स्पर्श स्वीकार नहीं किया। छत्रसाल की उम्र तब 14 वर्ष थी। अपने ज्येष्ठ भ्राता अंगद राय के साथ कुछ दिन मामा के घर रहे, लेकिन उनके दिल में मुगलों से बदला लेने हेतु पितृ ऋण से मुक्त होने का अरमान था। अंगद राय ने सैनिक के रूप में जब राजा जय सिंह के यहाँ चाकरी करनी चाहिए तो छत्रसाल को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने माता पिता के चंद गहने बेचकर सैनिक टुकड़े तैयार करने की ठानी। मुगलों से बदला लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा बेताब थे। छोटी पूंजी के भरोसे 30 घुड़सवार और 347 पैदल सैनिकों को बटोरा और मुगलों पर आक्रमण कर दिया। वे बुंदेलखंड की धरती को आज़ाद करने के लिए 22 वर्ष की आयु में समर भूमि में कूद पड़े थे। कविलाल ने लिखा है, संवत 1728 लिखे आगरे 20 लागत बरस 22 उमड़ चले अवनीश। छत्रसाल दूरदर्शी योद्धा थे और उन्होंने एक कंटकों को पहले दूर की आजी मुगलों को मदद और शय दे रहे थे। दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा में जो स्थान समर्थ रामदास को प्राप्त है, वही स्थान बुंदेलखंड में प्राणनाथ का रहा है। वे छत्रसाल के मार्गदर्शक, अध्यात्म दर्शन के गुरु और विचारक थे।
छत्रसाल आदर्शवादी हिंदू सम्राट थे, स्वतंत्रता प्रेमी, गुणी और धर्मनिरपेक्ष सम्राट हुए। उन्होंने मुस्लिम कन्याओं को सम्मान दिया, महिलाओं की रक्षा की और मुसलमानों को अपने सैन्य बल में सम्मानित स्थान देकर उनका अटूट विश्वास अर्जित किया। छत्रसाल मुगल साम्राज्य के विरोधी थे, मुगलों के नहीं। गुरुओं के योग्य मार्गदर्शन में शिष्यों ने अपने ज्ञान, कौशल और योग्यता के आधार पर अपने गुरुओं की श्रेष्ठता सदैव सिद्ध की है। जिस प्रकार समर्थ गुरु रामदास के कुशल निर्देशन में छत्रपति शिवाजी ने अपने पौरुष, पराक्रम और चातुर्य से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक उसी प्रकार गुरु प्राणनाथ के मार्गदर्शन में छत्रसाल ने अपनी वीरता से, चातुर्यपूर्ण रणनीति से और कौशल से विदेशियों को परास्त किया था। आतताइयों के लिए बस छत्रसाल नाम ही पर्याप्त था। वे सब छत्रसाल के नाम से इतना भयाक्रांत रहते थे कि उनके पसीने छूट जाते थे। बुंदेलखंड के बड़े साहसी व बहादुर सैनिक प्राण से युद्ध में अपना कौशल दिखाने के लिए सदैव विजयी रहे हैं। छत्रसाल ने धीरे धीरे अपनी प्रजा को सब प्रकार के सुख सुविधाएं पहुंचाकर प्रजा का विश्वास प्राप्त कर लिया था। एक बार छत्रसाल छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले। दक्षिण क्षेत्र में मुगलों के लिए शिवाजी के नाम से पसीना छूटता था। शिवाजी ने कहा, छत्रसाल तुम बुंदेलखंड में जाकर वहां की देखभाल करो। छत्रसाल शिवाजी से मंत्रणा करके बुंदेलखंड क्षेत्र में मुगलों को परास्त कर अपना शासन चलाते रहे। छत्रसाल को ज्ञात था कि जहां शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होती है वहां शास्त्र सुरक्षित रहते हैं। छत्रसाल तलवार के धनी थे और कुशल शस्त्र संचालक थे। वही शस्त्रों का आदर करते थे, अपनी सभा में विद्वानों को सम्मानित करते थे, स्वयं भी विद्वान थे तथा कवि थे। शांति काल में कविता करना छत्रसाल का कार्य रहा है। भूषण कविराज शिवाजी के दरबार में रहते हुए छत्रसाल की वीरता और बहादुर की प्रशंसा में अनेक कविताएं कविराज भूषण ने लिखी। छत्रसाल दशक में इस वीर बुंदेले के शौर्य पर और पराक्रम की गाथा गाई गई है। बुंदेलखंड का शक्तिशाली राज्य छत्रसाल ने ही बनवाया था। छत्रपुर नगर छत्रसाल का बसाया हुआ नगर है। छत्रसाल की राजधानी महोबा थी। छत्रसाल धार्मिक स्वभाव के थे। युद्ध भूमि में वह शांति काल में दैनिक पूजा अर्चना करना छत्रसाल का कार्य रहा। इस वीर बहादुर छत्रसाल की 83 वर्ष की अवस्था में 14 दिसंबर 1731 ईस्वी को यह लीला समाप्त हुई। छत्रसाल के लिए कहावत है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होए। बाजीराव की सेना आने पर बंगश की पराजय ही नहीं हुई थी, वरन उसे प्राण बचाकर अपमानित होकर भागना पड़ा था। छत्रसाल युद्ध में टूट चले थे, लेकिन मराठों के सहयोग से उन्होंने कलंक का टीका सम्मान से पोंछ डाला था। यही कारण था कि छत्रसाल ने अंतिम समय में जब राज्य का बंटवारा किया तो बाजीराव को तीसरा पुत्र मानते हुए बुंदेलखंड, झांसी, सागर, गुरसराय, कल्पी, गरौठा, गुना, सिरौंज और हटा आदि हिस्से के साथ राजनर्तक की बेटी मस्तानी भी उपहार में दे दी। कतिपय इतिहासकार इसे एक संधि के अनुसार दिया हुआ बताते हैं, पर जो भी हो, अपने ही माटे के दो वंशों मराठों और बुंदेलों ने बाहरी शक्ति को पराजित करने में जो एकता दिखाई वह अनुकरणीय है। छत्रसाल ने दोनों पुत्रों ज्येष्ठ जगतराज और कनिष्ठ हृदय शाह को बराबरी का हिस्सा, जनता को समृद्धि और शांति से राज्य संचालन हेतु बांटकर अपनी विदा वेला का दायित्व निभाया। राज्य संचालन के बारे में उनका सूत्र उनके ही शब्दों में, राजी सब रैयत रहे, ताजी रहे सिपाही, छत्रसाल ताराज को बार ना बांको जाही। यही कारण था कि छत्रसाल को अपने अंतिम दिनों में वैध राज्य के सुप्रशासन 1 करोड़ 8 लाख रुपए की आय होती थी। उनके एक पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अंतिम समय में 14 करोड़ रुपए राज्य के खजाने में तब शेष छोड़े थे। प्रतापी छत्रसाल ने पौष शुक्ल तृतीय भृगुवार संवत 1788 यानी दिसंबर 1731 को छत्रपुर नौगांव के निकट मऊ संघानिया के चुवेला ताल पर अपना शरीर त्यागा और विंध्य की अपतकिया में भारतीय आकाश पर सदा सदा के लिए जगमगाते सितारे बन गए। छत्रसाल की तलवार जितनी धारदार थी, कलम भी उतनी ही तीक्ष्ण थी। वे स्वयं कवि तो थे ही, कवियों का श्रेष्ठ सम्मान भी करते थे। अद्वितीय उदाहरण है कवि भूषण के बुंदेलखंड में आने पर अगवानी में जब छत्रसाल ने उनकी
पालकी में अपना कंधा लगा दिया तो भूषण कह उठे, और राव राजा एक चित्र मैं ना ले आऊं, अब साटू सो सराहो के सराहो छत्रसाल को। बुंदेलखंड ही नहीं, संपूर्ण भारत देश ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति पीढ़ी दर पीढ़ी कृतज्ञ रहेगा। मध्य प्रदेश का छतरपुर नगर तथा छतरपुर जिला महाराज छत्रसाल के नाम पर है। छतरपुर के बहुत से संस्थानों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं, जैसे महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम भी उनके नाम पर ही है। छत्रसाल 1707-1752। छत्रसाल के पुत्रों ने पन्ना, जैतपुर, अजयगढ़, बिजावर, चरखारी, छतरपुर और जासो के आपस में बंटवारा कर लिया था। हरदे शाह छत्रसाल के सबसे बड़े पुत्र 1731 से 1739 तक रहे। फिर सभा सिंह 1739 से 1752 तक, अमन सिंह 1752 से 1758 तक, हिंदूपत सिंह 1758 से 1778 तक, अनिरुद्ध सिंह 1778 से 1779 तक, ढोकल सिंह 1785 से 1798 तक, किशोर सिंह 1798 से 1834 तक, हरबंश राज 1834 से 1849 तक, महेंद्र नरपत सिंह 1849 से 1870, सर रुद्र प्रताप सिंह 1870 से 1893, लोकपाल सिंह 1893 से 1898, माधो सिंह 1898 से 1902, सर यादवेंद्र सिंह 1902 से 1963 विंध्य प्रदेश के उप राज्य प्रमुख 1947 से 1950 तक रहे। और अब अंत में मैं कुछ 2-4 वाक्य शेयर करना चाहूँगा आपसे, जो सभी भाइयों के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। वाक्य कुछ इस तरह से है कि कहाँ कहाँ पर क्या हुआ, वो कैसे छुपाया गया और किसके बारे में छुपाया गया, वो अपने बारे में भी छुपाते हैं, वो सब क्या है। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने 7 वर्ष तक कारागार में रखा था। वह उसको पीने के लिए नपा-तुला पानी एक फूटी हुई मटकी में भेजता था। तब तक शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को एक पत्र लिखा, जिसकी अंतिम पंक्तियां थी, ए पिसर तू अजब मुसलमानी ब पिदरे जिंदा आब तरसानी, आफरीन बाद हिंदवान सदबार मैं देहदम पिदरे मुर्दाराव दायम आप। यानी कि बेटे तू भी विचित्र मुसलमान है जो अपने जीवित पिता को पाने के लिए भी तरसा रहा है। शत शत बार प्रशंसनीय हैं वे हिंदू जो अपने मृत पूर्वजों को भी पानी देते हैं। ईसाई धर्म एक है, ईसा एक है, बाइबल एक है, फिर भी लैटिन कैथोलिक, सीरियन कैथोलिक, मार्शोमा, पेंटाकॉस्ट, सैल्वेशन आर्मी, सेवेंथ द एडवेंटिस्ट, ऑर्थोडॉक्स, जेकोबाइट जैसे 146 फिरके आपस में किसी के भी चर्च में नहीं जाते। इस्लाम धर्म अल्लाह एक है, कुरान एक है और नबी एक है। फिर भी शिया, सुन्नी, अहमदी, सूफी, मुजाहिदीन जैसे 13 फिरके एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सबकी अलग मस्जिद है, साथ बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते, धर्म के नाम पर एक दूसरे को कत्ल करने के लिए सदैव आमादा रहते हैं। हिंदू धर्म 1280 धर्म ग्रंथ, 10,000 से ज़्यादा जातियाँ, अनगिनत पर्व एवं त्यौहार, असंख्य देवी देवता, 1 लाख से ज़्यादा उपजातियाँ, हज़ारों ऋषि मुनि, सैकड़ों भाषाएं। फिर भी सारे हिंदू सभी मंदिरों में जाते हैं और सारे त्योहारों को मनाते हुए आपस में शांति एवं शालीनता से रहते हैं। यह है भव्यता, सुंदरता, खूबसूरती हिंदू धर्म की। गर्व करिए कि हम हिंदू हैं। जय सनातन, जय श्री राम। भारतीय इतिहास का एक ऐसा इकलौता युद्ध है जो लड़ा था नागा साधुओं ने। जब अब्दाली दिल्ली और मथुरा में मारकाट करता हुआ गोकुल तक आ गया और लोगों को बर्बरता पूर्वक काटता जा रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे और बच्चे देश के बाहर बेचे जा रहे थे, तब गोकुल में अहमद शाह अब्दाली का सामना नागा साधुओं से हो गया।
कुछ 4000 चिमटाधारी साधु तत्काल सेना में तब्दील होकर लाखों की हबसी जाहिल जिहादी सेना से भिड़ गए। पहले तो अब्दाली साधुओं को मजाक में ले रहा था, किंतु कुछ देर ही में अपने सैनिकों के चिथड़े उड़ते देख अब्दाली को एहसास हो गया कि ये साधु तो अपनी धरती की अस्मिता के लिए साक्षात महाकाल बन रण में उतर गए। तोप तलवारों के सम्मुख चिमटा त्रिशूल लेकर पहाड़ बनकर खड़े 2000 नागा साधु इस भीषण संग्राम में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि दुश्मनों की सेना 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। जो जहां था वहीं ढेर कर दिया गया था, फिर पीछे हटकर भाग गए थे। इसके बाद ऐसा आतंक उठा कि किसी मुस्लिम आक्रांता को यह पता चलता कि युद्ध में नागा साधु भाग ले रहे हैं तो वह लड़ने ही नहीं आता था। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं कि आज हम औरंगजेब, तैमूर, अकबर जैसे बर्बर लुटेरों को तो याद रखते हैं, पर इन भारतीय वीरों के योद्धाओं के बारे में कुछ नहीं जानते, जिन्होंने पग पग देश धर्म के लिए अपने सर गंवाए हैं, हठ योग के सिद्ध सहज स्वभाव में बैठकर भी आनंदित हैं। जय सनातन। भारत की वो इकलौती ऐसी घटना जब अंग्रेजों ने एक साथ 52 क्रांतिकारियों को इमली के पेड़ पर लटका दिया था, पर वामपंथियों ने इतिहास की इतनी बड़ी घटना को आज तक गुमनामी के अंधेरे में धकेल कर रखा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित बावनी इमली एक प्रसिद्ध इमली का पेड़ है, जो भारत में एक शहीद स्मारक भी है। इसीलिए इमली के पेड़ पर 28 अप्रैल 1858 को गौतम क्षत्रिय जोधा सिंह कटैया और उनके 51 साथी फांसी पर झूले थे। यह स्मारक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी उपखंड में खजुआ कस्बे के निकट बिंदकी तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर पश्चिम में मुगल रोड पर स्थित है। यह स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों का प्रतीक है। 28 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना द्वारा 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक इमली के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। ये इमली का पेड़ अभी भी मौजूद है। लोगों का विश्वास है कि उस नरसंहार के बाद उस पेड़ का विकास होना बंद हो गया। 10 मई 1857 को जब बैरकपुर छावनी में आज़ादी का शंखनाद किया गया, तो 10 जून 1857 को फतेहपुर में क्रांतिवीरों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया, जिनका नेतृत्व कर रहे थे जोधा सिंह कटैया। फतेहपुर के डिप्टी कलेक्टर हिकमत खान भी इनके सहयोगी थे। इन वीरों ने सबसे पहले फतेहपुर कचहरी एवं कोषागार को अपने कब्जे में ले लिया। जोधा सिंह कटैया के मन में स्वतंत्रता की आग बहुत समय से लगी थी। उनका संबंध ताते टोपे से बना हुआ था। मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से पांडु नदी के तट पर टक्कर ली। आमने सामने के संग्राम में अंग्रेजी सेना मैदान छोड़कर भाग गई थी। इन वीरों ने कानपुर में अपना झंडा गाड़ दिया। जोधा सिंह के मन की ज्वाला इतने पर भी शांत नहीं हुई। उन्होंने 27 अक्टूबर 1857 को महमूद नगर गांव में एक अंग्रेज दरोगा और सिपाही को उस समय जलाकर मार दिया जब वे घर में ठहरे हुए थे। 7 दिसंबर 1857 को इन्होंने गंगापा रानी पुलिस को चौकी पर हमला करके अंग्रेज के एक पिट्ठू का वध कर दिया। जोधा सिंह ने अवध एवं बुंदेलखंड के क्रांतिकारी को संगठित करते हुए फतेहपुर पर भी कब्जा कर लिया। आवागमन की सुविधा को देखते हुए क्रांतिकारियों ने खजुहा को अपना केंद्र बनाया। किसी देशद्रोही मुखबिर की सूचना पर प्रयाग से कानपुर जा रहे कर्नल पावेल ने स्थान पर एकत्रित क्रांति सेना पर हमला कर दिया। कर्नल पावेल उनके इस गढ़ को तोड़ना चाहता था, परंतु जोधा सिंह की योजना अचूक थी। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का सहारा लिया था, जिससे कर्नल पावेल को मारा गया। अब अंग्रेजों ने कर्नल नील के नेतृत्व में सेना की नई खेप भेज दी। इससे क्रांतिकारियों को भारी हानि उठानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी जोधा सिंह का मनोबल कम नहीं हुआ। उन्होंने नए सिरे से सेना के संगठन, शस्त्र संग्रह और धन एकत्रीकरण की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने छद्मवेश में प्रवास प्रारंभ कर दिया। पर देश का यह दुर्भाग्य रहा कि इन वीरों के साथ साथ यहाँ देशद्रोही भी पनपते रहे। जब जोधा सिंह कटैया अरगल नरेश से संघर्ष हेतु विचार विमर्श कर खजुहा लौट रहे थे, तो किसी मुखबिर की सूचना पर ग्राम घोरहा के पास अंग्रेजों की घुड़सवार सेना ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद जोधा सिंह ने अपने 51 क्रांतिकारी साथियों के साथ बंदी बना लिए गए।
28 अप्रैल 1858 को मुगल रोड पर स्थित इमली के पेड़ पर उन्होंने अपने 51 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेज़ों की बर्बरता यही नहीं रुकी। अंग्रेज़ों ने सभी जगह मुनादी करा दी कि जो कोई भी शव को पेड़ से उतारेगा उसे भी पेड़ से लटका दिया जाएगा। इसके बाद कितने दिनों तक शव पेड़ों से लटकते रहे और चील गिद्ध खाते रहे। अंततः महाराजा भवानी सिंह अपने साथियों के साथ 4 जून को जाकर शवों को पेड़ से नीचे उतारा और अंतिम संस्कार किया। बिंदगी और खजुआ के बीच स्थित यह इमली का पेड़ बावनी इमली आज शहीद स्मारक के रूप में स्मरण किया जाता है। क्यों झूठ कहते हो चरखा चलाने से आज़ादी आई। फिर इन वीर शहीदों की शहादत किस लिए हुई थी। भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों।